अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी बच्चे, आज का हमारा टॉपिक है बायोलॉजिकल क्लॉक्स एंड सर्कैडियन रिदम्स। लिविंग थिंग्स के अंदर जो बिहेवियर एक्टिविटीज़ होती हैं, आपको पता है वो रेगुलर इंटरवल्स के बाद जो है वो रिपीट होती रहती हैं। तो ऐसे एक्टिविटीज़ जो एक मखसूस वक्फ़ों के बाद रिपीट हो, उस ऐसी एक्टिविटीज़ को, ऐसे बिहेवियर को हम कहते हैं बायोरिदम्स या बायोलॉजिकल रिदम्स बोलते हैं। ठीक है। बायोरिदम्स जो है वो पीरियोडिसिटी शो करते हैं, मतलब एक मखसूस टाइम होता है कितने वक्फ़ों के बाद इसने रिपीट होना है, जैसा कि 24 आवर्स के बाद या 12 आवर्स के बाद, वीक बाद, मंथ बाद वगैरह वगैरह। तो अगर तो उनका रिदम यानी पीरियोडिसिटी भी शो करे 24 आवर्स की, यानी हर 24 घंटे के बाद वो एक्टिविटी रिपीट हो, तो ऐसी एक्टिविटी को हम कहते हैं सिरकैडियन रिदम। सिरका जो है ये एक लैटिन वर्ड है, उससे निकला, इसका मायने होता है अबाउट, और डाइज का मतलब है डेज। ठीक है। तो 1 डे यानी जिसका जो ड्यूरेशन है वो 1 डे होगा, तो इसलिए इसको डायर्नल रिदम्स भी कहते हैं। और अगर इनका ड्यूरेशन 365 हो, यानी ऐसी एक्टिविटी जो कि 365 दिन के बाद रिपीट होगी हर साल बाद, तो फिर इसको सर्कैनुअल रिदम्स बोलते हैं। अब ऑर्गेनिज्म है वो इन्वायरमेंट को रिस्पॉन्ड देते हैं मुख्तलिफ़ वजूहात की वजह से। ऑर्गेनिज्म इन्वायरमेंट में मुख्तलिफ़ किस्म की साइक्लिक एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे डेज़ है, टाइड्स हैं, सीज़न का आना जाना। अब ये इंटरनल किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर इंटरनल भी सेट हो सकता है कि उसके अंदर ही कुछ ऐसा चेंज आता है, या उसका ओवरऑल इन्वायरमेंट में चेंज भी हो सकता है। तो कोई भी जो बायोरिदम है वो क्यों होता है, वो इन वजूहात की वजह से हो सकता है। जैसे नंबर 1 पहली वजह ये है कि जैसे आप देख रहे हो कि नंबर 1 पहला पॉइंट इसका ये आप देखो कि बायोरिदम्स डायरेक्ट रिस्पॉन्स हो सकता है, यानी एक्सटर्नल स्टिमुलस कि उससे बाहर से कुछ चेंज मिला इन्वायरमेंट के अंदर ऑर्गेनिज्म को, जिसकी वजह से उसने अपना वो मखसूस वक्फों के बाद बिहेवियर शो किया। जैसे फ्लरिंग वगैरह आना ना, बाहर से लाइट की वजह से अफेक्ट होता है। दूसरा हो सकता है उसके अंदर कुछ चेंजिंग आए, यानी अंदर एंडोजीनस उसके अंदर कोई तब्दीली आए उसके बिहेवियर के अंदर, जो मखसूस वक्फों के बाद उसको उस एक्टिविटी को रिपीट करना पड़े। और तीसरा हो सकता है पहला और दूसरा दोनों के मजमूए की वजह से हो, सिंक्रोनाइजेशन, यानी बाहर से स्टिमुलस मिले और अंदर उस बाहर स्टिमुलस की वजह से कोई चेंजिंग आए, तो ये भी रीज़न हो सकती है। रिदम्स किसी के जीन्स में भी हो सकते हैं, और नतीजा क्या हो सकता है कि उसके जीन्स में ही ये चीज़ शामिल थी कि उसने इस एक्टिविटी को रिपीट जो है वो करना है। तो बेसिक पीरियड ऑफ क्लॉक इज इनेट, इन बाज़ पैदाइशी भी होता है। जैसे अर्बन बर्निंग यूनिवर्सिटी जो ट्यूबिंगन जर्मनी शोन दैट एक्सपोजर ऑफ फ्रूट फ्लाई ड्रोसोफिला, यानी उसने ड्रोसोफिला फ्रूट फ्लाई को कांस्टेंट जनरेशन यानी 15 कंजेक्टिव जनरेशन उसकी आगे से आगे तक उसने उसको एक ख़ास एक्टिविटी यानी उसको एक्सपोजर दिया। ठीक है। लेकिन इसके बावजूद वो उसके अंदर वो जो एक्टिविटी थी, जो 24 आवर्स के बाद रिपीट होने वाली एक्टिविटी, कितने मखसूस वक्त के बाद वो एक्टिव होती है, वो उसको ख़त्म करने में नाकाम रहा है। इसका मतलब हो सकता है कि पैदाइशी तौर पे उसके जीन्स में शामिल हो कि उसने ये एक्टिविटी मखसूस वक्फों के बाद रिपीट करनी है। नेक्स्ट आता है बच्चे प्लांट हार्मोन्स। आपको पता है हार्मोन्स एक स्पेशल सब्सटेंसेस है जो कि प्लांट प्रोड्यूस करते हैं, और ये पौधे की ग्रोथ और मुख्तलिफ किस्म की उसके बिहेवियर पर असरअंदाज होती है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि पौधों के अंदर हार्मोनल सिस्टम तो होता है लेकिन नर्वस सिस्टम नहीं होता है। तो पहला है पौधों के अंदर जो हार्मोन पाया जाता है वो है ऑक्सन, इसे है इंडोल एसिटिक एसिड। अच्छा, इसका क्या काम है पौधों के अंदर? ये स्टेम के अंदर, जैसे फर्स्ट आप देखो, प्रमोट सेल इनलार्जमेंट, यानी स्टेम को लंबा करता है। इसके अलावा कैम्बियम वाले हिस्से के अंदर सेल डिवीजन, यानी सेल के तकसीम होने। आपको पता है कैम्बियम में ऐसे सेल्स होते हैं जो तेज़ी से तकसीम होते हैं, तो उनकी एक्टिविटी को तेज़ कर देता है। जब ये रूट के अंदर लो कंसनट्रेशन में होता है तो ग्रोथ में इजाफा करता है, लेकिन अगर रूट में इसकी मिकदार इस हार्मोन की ज़्यादा होगी तो फिर इसके ग्रोथ रुक जाएगी, जैसे जियोट्रोपिज्म वगैरह के अमल है। इसके अलावा रूट फ्राम कटिंग और कैलोसिस में ग्रोथ, यानी जब कैलस वगैरह बनता है तो ग्रोथ को रोकता है। मैंने आपको बताया था कैलस किसके नतीजे में बनता है, जख्म वगैरह होने के नतीजे में। पौधा शूट के अंदर बड की इनिशिएशन स्टार्ट करता है। और एक और हार्मोन है पौधों के अंदर साइटोकाइन, यानी उसके रिवर्स अमल करता है, यानी वो ग्रोथ को रोकता है तो ये उसको स्टार्ट करता है। एपिकल डोमिनेंस को प्रमोट करता है। एपिकल डोमिनेंस का मतलब है कि पौधे के अंदर जो टिप वाला हिस्सा होगा, अगर वो ज़्यादा प्रोमिनेंट होगा तो उसकी साइडों वाली जो लेटरल ब्रांचेस है वो कम होंगी। तो अगर वो एपिकल वाला हिस्सा कटेगा तो लेटरल ब्रांचेस की जो ग्रोथ है जो है वो ज़्यादा स्टार्ट होगी। जब तक एपिक्स वाला हिस्सा मौजूद रहेगा तो लेटरल ब्रांचेस की ग्रोथ कम होगी। इसे कहते हैं एपिकल डोमिनेंस का होना। तो इसके अलावा ये पार्थेनोकार्पी बगैर फर्टिलाइजेशन के बीज बनने के अमल को भी स्टार्ट जो है वो करता है। और इसके अलावा डिले इन
लीव्स नेसेंस यानी पत्तों के जो पहले गिरने का जो यानी एजिंग का अमल है आप कह सकते हैं, कुछ स्पीशीज़ में उसको डिले करता है कि वक्त से पहले उन्हें बूढ़ा होने या उनको नीचे गिरने नहीं देता है। एब्सिशन भी यही कहते हैं कि जल्दी गिर जाना या पत्तों का या फ्रूट्स वगैरह का। ये तो था एक नेचुरली पाई जाने वाला जो है हार्मोन, लेकिन इंडोल एसिटिक एसिड ऑक्सीजन को कमर्शियली भी बनाया जाता है। मुख्तलिफ़ किस्म के कमर्शियली आर्टिफिशली भी जो एंजाइम्स हार्मोन्स है वो मौजूद हैं, जैसे NA नेफ्थलीन एसिटिक एसिड है, इंडोल प्रोपियोनिक एसिड है। ये फ्रूट सेटिंग में हेल्प करते हैं, यानी फ्रूट फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं पॉलिनेशन की गैर मौजूदगी में भी। इसी तरह 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड है, ये भी एक आर्टिफिशियल ऑक्सीजन है। ये वीड किलर है, जड़ी बूटियों को ख़त्म करता है और इसके अलावा वीड्स को ख़त्म करता है। लॉन के अंदर इसको यूज़ किया जाता है, आर्टिफिशियली बना हुआ है ना, ये नेचुरली नहीं है। ऑक्सीजन जो था इंडोल एसिटिक एसिड कुदरती तौर पे पौधों में पाए जाने वाला हार्मोन था, और ये जो आर्टिफिशियली है ये स्प्राउटिंग पोटैटोज़ के अंदर जो कॉम्प्लेक्स फूड जाती हैं, जैसे पोटैटो ख़राब हो जाते हैं बड़े बड़े, उसको रोकता है, तो पोटैटोज़ को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल हो जाता है, और वह फ्रूट्स का वक्त से पहले गिर जाने के अमल को भी रोकता है। तो ये आपने यहाँ तक याद करना है।